जी। देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, प्लस वन में जो बुक हम करेंगे वो है आपकी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो मैंने स्क्रीन पे निकाल रखी है, ये इसका लेटेस्ट वाला जो अभी 2022 और 23 के लिए इन्होंने पब्लिश किया है। पुरानी भी एक दो साल पुरानी है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है अगर एक या दो साल पुरानी है तो। बट अगर नई नई ही लेनी है तो ये बुक लेना। ये तो होगी बुक की बात। ये बुक एनसीईआरटी के कंपैरेटिव काफी हैवी है, उससे तो काफी अच्छी बुक है। आरडी से थोड़ा सा लेवल इसका कम है, थोड़ा लेवल। हाँ, रीजन ये है कि आरडी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है प्लस वन में। आप करने बैठोगे तो सिलेबस स्कूलों के अकॉर्डिंग फिर टाइम बहुत खाता है। फिर भी मेन मेन क्वेश्चन आरडी के भी होंगे, वो भी हम यहां से कवर कर देंगे एलिमेंट करते हुए। आपके टेस्ट वगैरह में, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में वो सब कवर करवा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो इस बुक पर रहने वाला है। दो वॉल्यूम है इस बुक की, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू। आधे चैप्टर इसमें है, आधे चैप्टर इसमें है इसके, ठीक है। टोटल चैप्टर और सीक्वेंस आपकी इस बुक में बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दी हुई है। फर्स्ट वॉल्यूम की बात करूं तो फर्स्ट वॉल्यूम में आपके पहले 8 चैप्टर्स हैं। सेकंड वॉल्यूम में बाकी बचे हुए 8 चैप्टर्स हैं। बस 11th के इसने दो पार्ट बना दिए हैं, सर्कल और कॉनिक सेक्शन। 11th एनसीईआरटी में इकट्ठा ही दिया हुआ है, 11th ए और 11th बी इन्होंने दो बना दिए। एनसीईआरटी में भी टोटल आपके 16 चैप्टर है, सेम सीक्वेंस, यही नंबरिंग, और एलिमेंट में भी यही है। आज मैं पहले ही दिन आपको एक चीज बता देता हूं, पूरे साल जो चीज हमने करनी है क्या है वो, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लिमिट्स और डेरिवेटिव, ये कॉम्बिनेशन मैं पता नहीं कितनी बार बोलूंगा क्लास में, कि चैप्टर 3 और 13 जिसको ये दो चैप्टर आ गए वो प्लस टू में 100 आउट ऑफ 100 ले सकता है बहुत आसानी से। बट जिस बच्चे के ये दो चैप्टर वीक है, बाकी चाहे सारी प्लस वन बहुत अच्छे से आती है, इन दो चैप्टर को वो प्लस टू में भी कवर नहीं कर सकता। हाँ, शाबाश। ये दोनों बुक्स हैं यार, ठीक है, लेटेस्ट आपकी। एक सेकंड रुकिएगा, लो। तो दिखाइए, ये दोनों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये दोनों आ गए तो प्लस टू में बाकी चैप्टर आप घुमा फिरा के कर भी सकते हो। अगर वीक है कोई पॉइंट, उनमें लगभग कवर हो जाएगा। इन दोनों चैप्टर में प्लस फिर आता है यहां पर एक स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर और परमोटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है, यूज है प्रोबेबिलिटी के साथ मिलते हुए। बट ये दो चैप्टर, इनमें एक भी तो छुट्टी नहीं लेनी है आप लोगों ने, एक सिंगल भी, ठीक है। हो भी जाए तो जितना जल्दी हो सके उस लेक्चर को कवर करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों। कितने पेजेस का आप देख सकते हो, और कितना, मैं ऑलमोस्ट इस पे 1 मंथ लगाता हूं अच्छे से, पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो रिवीजन करवाना दोबारा है, बहुत बड़ा चांस होता है सारा सिलेबस होने के बाद 1 मंथ दोबारा लगाना। 200 पेज का तो चैप्टर ही है लगभग, ठीक है। और करेंगे हम एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, सारी चीजें। सेकंड, ये भी लिमिट्स और डेरिवेटिव भी वही सीन है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। सारी कैलकुलस बोलते हैं इसको, कैलकुलस का पोर्शन, और प्लस टू कैलकुलस से भरी हुई है। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी। अच्छा, आपका एनडीए का अगस्त में है ना, तो ये ट्रिगो कवर करवा दूंगा मैं आराम से, ट्रिग्नो हो जाएगी।
ट्रिग्नो से आपके एनडीए में डायरेक्ट आएंगे। हाँ, 3 तो नहीं, वो तो काफी जाएंगे, कम से कम 6 चैप्टर तो शायद 7वां भी करवा दूं, डिपेंड करता है, हो सकता है मैं टाइमिंग भी बढ़ा दूंगा छुट्टियों में, जैसे भी होगा। ठीक, ओके। सबसे पहला चैप्टर है, वहां से तो चल ही रहा है आपका, मैक्सिमम वो कवर हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा, ट्रिगोएमीन। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सेट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सभी चैप्टर का बेस है, मतलब सेट फंक्शन, ये धीरे धीरे आपको हर चैप्टर की डेफिनेशन में पहली लाइन में ही ये सुनने को मिल जाएगा, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो सेट स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ना नोटबुक खोलिए ना बुक, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैंने तैयार कर रखा है, जहां जरूरत नहीं, नहीं सॉरी, बुक नहीं खोलिए, नोटबुक तो नोट करने हैं साथ के साथ, नोट्स बनाना, एक चीज करना, अपनी नोटबुक पूरी रखना बस। +1 में सबसे मेन चीज है नोट्स अच्छे से बनाइएगा और नोटबुक कंप्लीट रखिएगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट चैप्टर सेट, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सेट होता क्या है? सेट का मतलब है कलेक्शन। सिंपल अगर वर्डिंग में मैं बताऊं, एक वर्डिंग में लेकर चले तो कलेक्शन। कलेक्शन कई तरह की हो सकती है। मैं गौतम को बोलता हूं, गौतम कलेक्शन कर यार, अपना एक सेट बना, 10 बेस्ट क्रिकेटर के नाम लिखूं मैं। एक सेट बना, सेट का मतलब कलेक्शन, कलेक्ट कर दुनिया के 10 बेस्ट क्रिकेटर हो, तो ये लिखेगा। यही काम मैंने गौरी को भी दे दिया, ये पूजा को भी दे दिया, यही ध्रुव को भी दे दिया। क्या इन सब के आंसर सेम होंगे? 10 बेस्ट क्रिकेटर की अगर मैं बात करता हूं, क्या सबके आंसर सेम होंगे? नहीं। तो ये भी एक कलेक्शन है। दूसरी कलेक्शन मैं बोलता हूं, आप अपने पेज पर एक सेट बनाइए, कलेक्शन लिखिए, पहले 5 नेचुरल नंबर की, आप भी, आप भी, आप भी और आप भी। ध्रुव भी ये काम करेगा, आप भी करोगे, ये भी करेंगे। क्या सभी के आंसर सेम होंगे? फर्क क्या है? फर्क क्या है? कलेक्शन है दोनों, एक चीज में आपने देखा कि आंसर डिफर डिफर थे, कह सकते हैं, यानी कि सभी के लिए एक चीज सेम हो, जिसमें आपको बताते टाइम किसी चीज में ये सेट में जाएगी या नहीं जाएगी, हेजिटेशन ना हो। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वेल डिफाइन। वेल डिफाइन, वेल डिफाइंड वर्ड इसके लिए जो सभी के लिए एक जैसा हो, सेम हो। अगर मैं बात करता हूं दुनिया के मोस्ट 10 डेंजरस एनिमल के, गर्ल्स तो आधे से ज्यादा पहले छिपकली लिखेंगी, मैक्सिमम लिखेंगी, वेट, लिखेंगी ना। बॉयज शेर, कोई तो, लेकिन कई तो शेर पालते हैं, उनके लिए उनके लिए ये सेट क्या कर गया, डिफर, ये कलेक्शन क्या नहीं रही, सेम, तो वेल डिफाइन नहीं। सेट क्या होता है? कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, एक तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट कैसे? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 5 नेचुरल नंबर लिखो, 6 नेचुरल, आप कहोगे ठीक है, मैं ये बोलता हूं, ये टेबल आपके सामने, इस पर पड़े हुए जितना भी सामान है उसका एक सेट बनाइए, उसके कलेक्शन बनाइए। आप कलेक्शन में क्या क्या लिखोगे? की, बुक, ठीक है, फोन, बिस्किट, सेल, सारी चीजें लिखोगे। क्या आपके लिए भी सेम है? क्या आपके लिए भी सेम है? आपके लिए भी सेम है? क्या पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है चीजें? यस और नो? वेरी कर रही है? कहां कर रही है? आपके लिए सेम है ना? दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट के अंदर चीजें, ऑब्जेक्ट, ये नहीं कि एक ही तरह के ऑब्जेक्ट आने चाहिए, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं या एनिमल्स की बात कर रहा हूं, अलग अलग तरह के भी आ सकते हैं, बट वेल डिफाइन होने चाहिए। तो सेट की डेफिनेशन सभी डालिएगा ऊपर, चैप्टर नंबर 1 सेट, डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी सेट की?
कि सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. सेट क्या होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल एक कलेक्शन है। आ गया समझ? कोई दिक्कत किसी तरह की? मैं कुछ आपको सेट्स के एग्जांपल देता हूं जिससे और भी ज्यादा क्लियर होगा कि जो सेट हैं उनके एग्जांपल दे रहा हूं जो सभी के लिए सेम है, किसी पर्सन के लिए वेरी नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 18। क्या पूरी दुनिया में किसी को भी बुला लो जिसको प्राइम नंबर का पता हो, 18 से कम अगर प्राइम नंबर की बात करें, क्या आंसर यही नहीं रहेगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। लेस देन 18 सेम रहेगा, बट मैंने एक बाउंडेशन लगा दी ना। मैंने 6 नेचुरल नंबर क्यों बोले? मतलब एक सेट है जिसमें इतने ही लेने हमने, तो ये कलेक्शन है कि पहले 18 की कलेक्शन करनी है। तो क्या वो कलेक्शन वेल डिफाइन होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है। यस और नो? ओके। नेक्स्ट आप देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। जितने भी इंग्लिश में अल्फाबेट है उन सब की कलेक्शन देखिएगा। AEIOU। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी पर्सन से पूछ लो, क्या वो सेट बनाएगा उनमें यही अल्फाबेट नहीं डालेगा? एग्जैक्टली। तो क्या होगी? वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है? नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 12। इनके अलावा किसी को पता है तो बता दो। यही टुकड़े हो सकते हैं जो 12 को डिवाइड करेंगे। यस और नो? सभी के लिए सेम रहेगा। सेट है। द कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया। अगर लिखने लगे तो सभी का आंसर सेम मिलेगा। किसी को ना पता अलग बात है, लेकिन सभी के लिए ये नहीं है कि किसी के लिए एक एक्स्ट्रा रिवर बन गई है या किसी के लिए एक रिवर बंद हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कलेक्शन सेम रहेगी? सेम आएगा। वेल डिफाइंड है, सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। वेल डिफाइंड है या नहीं है? यस, वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी। सभी के लिए सेम है। 15 बुक अगर स्कूल वालों ने ला के लाइब्रेरी में रखी है तो सभी के लिए 15 है। किसी के लिए थोड़ी ना स्कूल वाले छुपा लेंगे एक बुक। सेट बनाए तो ये बुक्स आपकी लाइब्रेरी मैथ्स की है, सभी के लिए सेम है। वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यस, क्या चीज? सेम नहीं, एक लाइब्रेरी में, आपकी लाइब्रेरी में है। चलो आपने एक लाइब्रेरी बनाई आपके घर में, उसमें मैथ्स की 10 बुकें हैं, 15 बुक्स हैं। हम में से कोई भी जाके आपकी लाइब्रेरी में देखे तो क्या वो बुक्स चेंज हो जाएगी क्या? किसको? नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो सुनो, आप उसमें हो। मैं ये कहता हूं, आपको आपके वाले में देखेगा तो सेम है। बात वो है कि इसने बोला कि लाइब्रेरी में जाके देखना है। अब कौन सी लाइब्रेरी वो डिसाइड कर लो, उसके लिए सबके लिए बराबर होगी ना। समझ रहे हो बात को? लेकिन वो चीज एनिमल, उसमें एक आ गया मोस्ट डेंजरस एनिमल, यहां पे डेंजरस एक वर्ड आ गया। तो डेंजरस तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, उसमें तो आंसर अलग अलग आएंगे। वेल डिफाइन तो है ही नहीं वो। ठीक है। लाइब्रेरी अगर एक डिसाइड करो लाइब्रेरी कौन सी है, तो उसमें जाके देखो मैथमेटिक्स। इन्हें तो एक पर्टिकुलर बोला है ना, इन यूर लाइब्रेरी। यूर मतलब अगर आप वाली देख रहे हो तो आप वाली ही देखनी है। मोस्ट डेंजरस एनिमल की बात करूं तो वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। चाहे वो आप अपने लिख लो, ये अपने लिख लेंगी, वो अपने लिख लेंगे, वो तो सेट अलग हुआ ना। लेकिन आपकी लाइब्रेरी में जाके, इन यूर लाइब्रेरी, मतलब एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में जाके सबको देखना है और वो अलग अलग लिखने हैं। वो दोनों चीजें सेम नहीं है। नहीं समझ रहे? ठीक है। यस और नो? अब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर
आवाज नहीं बेटा, बस। अ कलेक्शन, एक सर्कल पे जितने भी पॉइंट हो, कोई एक गिवन सर्कल है, क्या वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, सभी के लिए सेम रहेंगे। लास्ट क्या, कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, सभी के लिए सेम रहेंगे। लास्ट लाइन क्या है आपकी, द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट। किसी सेट में जो ऑब्जेक्ट बिलोंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 6, ये इसके क्या बोले जाते हैं? मेंबर्स या फिर एलिमेंट। क्लियर? ये तो सेट की डेफिनेशन थी। कौन से सेट नहीं होते हैं? सेट कौन नहीं होते हैं, पहले मैं बता दूं आपको कि अगर कोई भी वैल्यूएबल चीज, जैसे आपकी होगी, अगर मैं ऑनेस्टी की बात करूं, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन हो गया, जैसे जी जी फटाफट बोलिए। दक्षर का नहीं, ले लो, क्लास है मेरी। ऑनेस्ट पर्सन, जरूरी थोड़ी ना है आपके लिए कोई ईमानदार है वो दूसरे के लिए भी ईमानदार हो। मैं कहूंगा अपनी लाइफ के 3 बेस्ट ऑनेस्ट पर्सन के नाम लिखो, क्या सबके सेम आएंगे? मैं कह रहा हूं किसी के भी शायद सेम ना आए। ऐसी चीजें कभी भी सेट नहीं होती हैं। या हम कहें इंटेलिजेंट, हर किसी की नजर में इंटेलिजेंट अलग अलग होते हैं भाई। एक बच्चा सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, हो सकता है आपके क्लासमेट के लिए वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट हो। एक पर्सन वैसे शार्प माइंडेड है, पढ़ाई में थोड़ा नॉर्मल है, दूसरे के लिए मेरे को लगता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसी क्वालिटी होती है, वो भी सेट के अंदर कंसीडर नहीं की जा सकती, वो भी, उनकी कलेक्शन भी सेट नहीं होती। समझ आ रही है बात? या फिर रिच पर्सन की बात करें, रिच पर्सन का सेट बनाइए ना, सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। रिच पर्सन ये थोड़ी ना है कि देखने का नजरिया है ना। मैं रिच किसको मानूंगा? मैं मानूंगा जिसके पास बुद्धि हो, ज्ञान हो। आप रिच मनी भाई हो जिसके पास, डिपेंड करता है रिच किस वे में मान रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, गुड पर्सन, गुड प्लेयर, तो ये ऐसी चीजें जहां पर ये वर्ड्स यूज हो जाएंगे, वो कभी भी वेल डिफाइन नहीं हो सकते यार। क्वालिटी कौन सी? नहीं, जस्ट बता रहे हैं कि सेट की डेफिनेशन में बता रहे हैं कि ये चीजें कभी भी सेट के अंदर डिफाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। These are not well defined collections। ये कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। समझ आ? सेट बनाना हो, गुड क्वालिटी गुड्स एंड बैड क्वालिटी गुड्स, मतलब सामान का गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी वाले, उनका सेट बन सकता है। किसका बनेगा गुड क्वालिटी सामान और बैड नहीं, किसी एक पर्टिकुलर की बताया ना। किसी का कर लो, गुड्स का कर लो, लकड़ियाँ कर लो, आयरन कर लो, और कर लो, हाँ, किसी का कर लो। नहीं, गुड क्वालिटी से किस किस चीज को? गुड क्वालिटी में डिपेंड करता है ना, आप किसी चीज को सोच रहे हो, दूसरे पर्सन के हिसाब से गुड क्वालिटी क्या है। अब मान ले तू लकड़ी लेने भी चला गया, लकड़ी देख रहा है तू, वुड को देख रहा है, किसी तेरे को तो वुड में चमक में जो आ गई, जो अच्छी चमक है, शाइनिंग दे रही है, मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी है यार, इसको ले आता हूँ। दूसरा ये देखेगा ये शीशम की है या वैसे बनी हुई है, या पीपल की है, बरगद की है, किसकी है, वो उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी देखेगा। चमक चमक से क्या डिपेंड करता है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर गई, सोचना पड़ गया, जिसमें हेजिटेशन होगी कि ये सेट में आएगा या नहीं आएगा, गुड होगा या नहीं होगा,
वो कभी भी सेट नहीं होता है। सेट तो श्योरली होता है, ये चीज डन है, सभी के लिए डन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, कलेक्शन सेम, सबके लिए सेट है, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सेम है, कोई भी लिख लो चाहे। समझ आ रही है बात? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नोटेशन ऑफ अ सेट। ध्यान से देखिएगा, नोटेशन। सेट को हम किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से लिख सकते हैं। कैपिटल अल्फाबेट मतलब ए, बी, सी। जैसे मैंने एक ए सेट बनाया तो कैसे लिखेंगे? ए एक सेट है इज इक्वल्स टू, और उसके एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा बेटा? करली ब्रैकेट के अंदर, मिडल ब्रैकेट जिसको बोलते थे। और ये सेट बना दिया मैंने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सुनिए, किसी भी सेट की जो नोटेशन होती है वो किसी कैपिटल अल्फाबेट से लिखी जाती है, कैपिटल अल्फाबेट से। और उसके इक्वल्स टू में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, अभी अभी पीछे पढ़ा था ना, जो एलिमेंट सेट के अंदर लाई करते हैं उनको सेट के एलिमेंट्स और मेंबर्स बोला जाता है। जो एलिमेंट या मेंबर्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और करली ब्रैकेट में हर एक एलिमेंट के बीच में कोमा लगाकर सेपरेट किया जाता है। समझ आ रही है बात? अगर अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसको यू लिखा जाता है, 6 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग का सिंबल है। और कोई बिलोंग नहीं कर रहा, 11 नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ, 6 बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं। ये सिंबल ध्यान रखना कि अगर कोई एलिमेंट 6 जैसे सेट के अंदर जा रहा है तो हम उसकी नोटेशन ये देंगे, 6 बिलोंग्स टू ए। 11 नहीं जा रहा है, 11 नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ आई? अभी समझने पे ध्यान दो, पूरी की पूरी पीडीएफ है, यू क्यों सेंड कर दूंगा। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से नोट्स बनाना, नोट्स जरूर बनाना। ठीक, क्लियर हो रहा है? कोई सेट में बिलोंग करेगा एलिमेंट कैसे लिखते हैं, नहीं करेगा तो कैसे लिखते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट की एक और खास बात है, सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं, या रिपीट कर दो तो वो एक ही बार काउंट होते हैं। जैसे मैंने अगर एक बी सेट लिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया 2, 5, 5, 6, 9, 2, 6, तो कोई मुझसे पूछे बी एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, तो मैं सिर्फ बोलूंगा 4, क्योंकि रिपीटिशन मैटर ही नहीं करती है। रिपीटिशन मैटर नहीं करती है। सेट के अंदर एक एलिमेंट को आप एक बार लिखो या 1,00,000 बार लिखो, काउंट सिर्फ कितनी बार होगा? एक बार होगा। ठीक, मैं कहता हूं इस क्लास में बैठे हुए बच्चों की एक सेट बनाइए, उनका नाम लिखिए। मैं नाम लिखने जा रहा हूं, ध्रुवराज हो गया, ओंकार हो गया, एक बार लिख दूं, या ध्रुवराज 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 10 बार लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सन एक बार था, काउंट हो गया है। एलिमेंट था, एक बार 10 बार लिखो तो भी एक ही बार काउंट होगा। रिपीटिशन मैटर नहीं करती है। अगर किसी सेट में कोई एक नंबर 5 बार रिपीट भी हुआ है तो वो एक ही बार काउंट किया जाएगा, एक ही एलिमेंट माना जाएगा। ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर मतलब ए सेट को, मान लीजिए आपके पास कोई और लेता हूं मैं, सी सेट लेता हूं। सी कोई सेट है 2, 3, 5, 6। सी को यूं भी लिख सकते हो 5, 3, 2, 6। मतलब ऑर्डर आगे पीछे किया जा सकता है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, होती है तो एक ही बार काउंट होगा। ऑर्डर आगे पीछे सेम बात है, पहले कोई लिख दीजिए बाद में कोई लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट जो होते हैं, अच्छा इसको मैं लिख देता हूं,
इसका जो मीनिंग है आपका वो क्या है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब है 11 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 11 सेट ए का एलिमेंट है ही नहीं। आ गई बात समझ? यस और नो? क्या हो गया? क्या कह रहे? इसकी जगह अच्छा, ओके, ठीक है। आपको ये तो समझ नहीं आया। ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो बिलोंग्स टू का समझ आ गया, नोटेशन आपको समझ आ गई, एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ये चीज पता लग गई आपको। अब सेट को लिखने की फॉर्म्स देखिए। नेक्स्ट टॉपिक में बिल्कुल, आप अगर बुक है तो बुक के बिल्कुल आप खोलो भी घर जाके, तो स्टेप टू स्टेप चल रहा हूं हर एक चीजें, ठीक है? ले आइएगा आज। अच्छा, इसमें एक हरियाणा बोर्ड की भी आती है, वो मत लेना, जिसके ऊपर लिखा मिलेगा बोर्ड स्कूल ऑफ हरियाणा, वो नहीं लेनी, सीबीएसई वाली लेनी है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक। अच्छा, इसमें कुछ नोटेशन जो दी गई है, स्टैंडर्ड नोटेशन, जो आपको आज ही याद करनी है अभी। कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जो पूरे मैथ्स में यूज होंगी आज से लेकर, अगर आप एमफिल पीएचडी तक भी पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, ये सेम नोटेशन यूज होने वाली, ठीक है? कौन सी है, जरा ध्यान से देखिए। पहली, नेचुरल नंबर के सेट के लिए हमेशा क्या यूज होगा? कैपिटल है। सेट है तो कैपिटल अल्फाबेट यूज होंगे। सेकंड, पढ़ो, इंटीजर के लिए क्या यूज होता है हमेशा? जेड, कैपिटल जेड। रैशनल नंबर के लिए, सॉरी, रैशनल नंबर के लिए क्या यूज होगा? क्यू, ठीक है? रियल नंबर के लिए क्या यूज होगा? आर। नेक्स्ट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए जेड प्लस, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। आ रही है बात समझ? ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए क्यू प्लस। देखो, रैशनल नंबर के लिए क्या था? क्यू था। पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए क्या यूज होगा आपका? क्यू प्लस। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या यूज होगा? आर प्लस। तो आपको पता लग रहा है पॉजिटिव के लिए सिर्फ क्या आ रहा है? प्लस प्लस प्लस, सिंपल वो। अच्छा, पॉजिटिव में जीरो काउंट नहीं होता है। पॉजिटिव अगर वर्ड आ गया तो उसमें जीरो काउंट नहीं होता, जीरो के जस्ट बाद वाले स्टार्ट हो जाते हैं। नेगेटिव में भी नहीं होता। नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव अगर मैं बोलता हूं तो उसमें जीरो काउंट होता है, क्योंकि नेगेटिव में हम दो काम कर सकते हैं ना, रियल इंटीजर में से जेड पॉजिटिव माइनस दिखा दें। हाँ, जेड माइनस जेड पॉजिटिव, ठीक है? वो मैं बता दूंगा, अभी आएंगे आगे, धीरे धीरे देखते जाओ। सी क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर 5th चैप्टर में आएगा, तो अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है। इमेजिनरी नंबर जो याद है रूट में आते थे, रूट में नेगेटिव, इमेजिनरी नंबर वहीं से जुड़ा हुआ है टॉपिक, तो पूरा चैप्टर है। कोई एक लाइन का होता तो मैं बता देता, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अब आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड पेज पे ये आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे पहली पूरी एक्सरसाइज इस टॉपिक पे आपकी करें स्टार्ट। सेट को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, एक तो कैसी फॉर्म में, टबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। सेकंड कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड भी बोलते हैं उसको। फर्स्ट देखिएगा जरा ध्यान से, रोस्टर फॉर्म, इसमें किसी भी सेट के डायरेक्ट एलिमेंट लिखे जाते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट। और सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को उन एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इसके अंदर एलिमेंट आएंगे कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, ए एक सेट है जिसके अंदर क्या है? एक्स आएंगे,
डबल डॉट। हमेशा ध्यान से कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, एलिमेंट नहीं लिखने हैं कि इसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे। सेट बिल्डर, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, सेट को बनाने वाली फॉर्म, सेट बिल्डर, ठीक है, सेट को बिल्ड करने वाली, यानी एक्स आएंगे, उसके बाद दो डॉट लगाने हैं। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 ब्रैकेट क्लोज। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। कुछ भी ले लो, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया। इसी की रोस्टर फॉर्म लिखूं तो उसमें डायरेक्ट आएगा 1 2 3 एंड 4, ये उसकी रोस्टर फॉर्म होगी। क्या फर्क है दोनों में? एक सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो आपको सेट को बनाने में हेल्प कर रही है, उसको बिल्ड करने में हेल्प कर रही है, सेट के एलिमेंट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कि उसमें एलिमेंट आएंगे कैसे। दूसरी रोस्टर फॉर्म क्या कर रही है, वो डायरेक्ट सेट के अंदर आपके एलिमेंट्स लिख रही है कि जो एलिमेंट आ रहे हैं, डायरेक्ट कोमा लगाया, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। कहानी समझ आई? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां पर बी एक सेट लिया, ध्यान से देखिए, उसमें एक्स आएंगे, ये तो लिखना ही निकला है, एक्स डबल डॉट, यानी आप एक्स के बारे में कुछ बता रहे हो। एक्स क्या है? एन बाय एन प्लस वन, ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो, हर एक सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए, बिलोंग का और एन किसका? नेचुरल नंबर का। हमने अभी पढ़ा ना, नेचुरल नंबर के लिए नोटेशन होती है इसकी, और एन बिलोंग का, और एन जो है वो कम होना चाहिए 6 से। अब देखिएगा, 6 से कम। अब इसके एलिमेंट देखो, रोस्टर फॉर्म इसकी कैसी आएगी? रोस्टर फॉर्म सबसे पहले मैं यहां लिख सकता हूं 1, 1 प्लस 1 1/2। अगेन लिख सकता हूं सेकंड 2, 2 प्लस 1 2/3। नेक्स्ट 3, 3 प्लस 1 3/4। वेरी गुड। नेक्स्ट 4, 4 प्लस 1 4/5। नेक्स्ट 5, 5/6। अब आप ये सोचो कि नीचे 6 कैसे आ गए, तो 6 से कम होना चाहिए। अरे भाई, एन होना चाहिए ना, एन प्लस 1 तो हो सकता है, एन तो मैंने 6 से कम ही लिए। तो ये थी सेट बनाने के बारे में इंफॉर्मेशन। समझ आई बात? और ये क्या है? उसकी रोस्टर फॉर्म, एग्जैक्ट सेट के एलिमेंट डाले हुए। होल नंबर दिया होता तो जीरो भी ले लेते बेटा, 0/0 प्लस 1 जीरो और आ जाता है एक आगे। दोनों में से किसी किसी तरह भी लिख सकते क्या चीज? हैं, ए और बी सेट है, हाँ किसी तरह लिख देते, जैसे ऊपर एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। हाँ, आपका सेट की दो फॉर्म है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बता देता हूं बेटा, वो क्या करेगा, इनमें से एक फॉर्म देगा, दूसरी में हमें खुद लिखना पड़ेगा। वो कहेगा ये एक सेट दे दिया, वो रोस्टर फॉर्म दे देगा, वो कहेगा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, तो हमें उसको देख के उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी होगी। वो सेट बिल्डर दे देगा, वो कहेगा इसके रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखो, हमें रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखने होंगे उसके एलिमेंट। क्या चीज? रोस्टर से सेट बिल्डर 1 2 3 4। आप इसको 3 4 तरीकों से लिख सकते हो। पहला तरीका, आप लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म 2 3 तरीकों से लिखी जा सकती है, डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो। आप लिख देते एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। आप ये भी लिख सकते हो एक्स, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5। समझ आ रही? क्या चीज? एक और एग्जांपल देके बना, किस? हाँ, इसी में मतलब एक और एग्जांपल अभी दे रहा हूं, ठीक है। तो इसकी 2 3 तरीके से आप लिख सकते हो, इसकी इस हिसाब से सोचनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे बताऊंगा मैं, एक एक एग्जांपल आएगा तो। समझ आ रही है बात? और एग्जांपल आपको मैं कोई अच्छा सा दे देता हूं, कोई देख ही लेता हूं मैं, इसमें कोई मिल जाएगा मेरे को। हम्म जैसे ये है, देखो बेटा, यहां पे सी एक सेट है जिसमें एक्स आ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x -8 इज इक्वल्स टू 0,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब अब ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी, इसमें वो x आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, एंड वो रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाई, इसके सॉल्यूशन निकालना जरा, क्या फैक्टर बनेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालना जरा, एक बार बताना क्या बनेगा। सी ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस एट इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 8 माइनस 1 कॉमन, एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड माइनस 8। तो इसमें क्या आ जाएंगे 1 एंड माइनस 8, ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, ये उसकी रोस्टर फॉर्म होगी, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। रियल नंबर मतलब एक्स अगर कोई इमेजिनरी आ जाता, रूट में नेगेटिव आ जाता, कोई नेगेटिव आ जाते हैं ना, ठीक है, क्वाड्रेटिक में किए तो थे हमने, फिर वो चीज कुछ नहीं होती, फिर ये एम्प्टी सेट हो जाता, खाली सेट, उसमें कोई लाई नहीं करेगा एलिमेंट। हाँ नहीं, आपा कुछ नहीं सोच के लिखेंगे, अगर इसी की सेट बिल्डर फॉर्म बनानी तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिखूंगा इसका, अगर मुझे इक्वेशन तो नहीं पता, लेकिन मैं इसकी सेट बिल्डर देगा तो इसमें यू सिंपल से सिंपल एक्स, एक्स इज अ इंटीजर, रुक जाओ और भी, रुक जाओ, x बिलोंग्स टू, x belongs to integer where x is equals to 1 and x is equals to minus 8, that's it, simple, कोई चक्कर ही नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दिक्कत नहीं है कुछ भी। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड आए तो सिंपल भी कर सकते हो, या फिर इसके सेट बिल्डर फॉर्म, वो तो पता लगी ना बेटा तेरे को, ये चीज ये ना होती, अगर वो होता तो क्या क्या लिख सकती थी, सेट को बनाने वाली इंफॉर्मेशन, तो ये भी, हाँ ये भी लिख सकती थी, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 एंड रियल एंड 1 एंड माइनस 8, ये भी लिख सकते हो अपने, अगर वैसे सोच के, अगर ये ना भी हो तो भी सोच के लिखना चाहो वो भी ठीक है, राइट है, वो भी समझ आ रही है बात। नेक्स्ट देखिएगा, इसी के अंदर दो नोट हैं, वो लिखवा देता हूं, उसके बाद टाइप स्टार्ट करेंगे। नोट वही है जो जो हमने अभी अभी पढ़े थे। पहला नोट क्या है, लिख लीजिए, ये साथ साथ लिख लो, एक एक दो दो पॉइंट, अब टाइप्स ऑफ भी लिखना पड़ेगा आपको। द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट ऑफ अ सेट इज इमैटेरियल, इमैटेरियल मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल आप 135 लिखो, 315 लिखो, 531 लिखो, all denote the same set, all denote the same set, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। और सेकंड लिखिएगा, an element of a set is not written more than once, एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है, ठीक है। नीचे 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 नीचे, देखिए
क्या है? रिटर्न मोर देन 1। जैसे thus the set 2 5 2 3 4 2 4 5 may be written as 2 3 4 5 as both of these represent the same set। बता चुका हूं ये चीज, बस नोट करके लिखवानी है ताकि भूलो ना कि रिपीटिशन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर लिखते भी हो तो वो सेम उसी सेट के बराबर है। लिख सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं है। ऐसे कितनी बार लिखिएगा एक को? 15 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार, कितनी बार लिखिएगा? फायदा क्या है जब एक ही बार लिखने से और 1,00,000 बार लिखने से बात ही सेम बनती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर लिख लीजिएगा, डालिए टाइप्स ऑफ सेट। स्टार्ट। नहीं, टाइप्स मैं करवाऊंगा। जितना सोच के आया हूं +1 में एक प्लानिंग के थ्रू चलना पड़ता है कि इतना लेक्चर आज करना ही करना है हमें कवर। डजेंट मैटर, एक आता मैं कहने लग रहा हूं, एक भी आता तो भी ये लेक्चर होता। ठीक है, बहुत है बस। चले, हाँ लिखने हैं, बिल्कुल लिखने। नहीं नहीं, अभी डेफिनेशन नहीं लिखवाई है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फर्स्ट टाइप आ रही है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब वो नंबर जो गिने जा सकते हो। ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। कैसे एलिमेंट हो? फाइनाइट। लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा। इफ द जी करली ब्रैकेट, एक सेकंड, यूं करके यूं, अब यूं सीख लो, यूं बीच में से ऐसे। ठीक तो बनाया, बिल्कुल परफेक्ट है ये। और करली ब्रैकेट, ये गलत है। ये यूं करके यूं, ठीक है, यूं करके यूं, बस बीच में यूं कर दो चाहे। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। नहीं आती करली ब्रैकेट? ओके, बस आवाज नहीं। नेक्स्ट, बिहान आपकी क्लास 15 मिनट लेट लगेगी, उनको बोल दो वहां पे मत झूले। ठीक है, और नीचे चले जाओ, कोई भी यहाँ खड़ा नहीं रहेगा। मेरे को आवाज नहीं आ जानी चाहिए किसी के ऊपर। ठीक है, ओके। लिखो फाइनाइट सेट इफ, हाँ, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर फाइनाइट इन नंबर, मतलब गिने जा सकते हो, then the set is called finite set। कुछ एग्जाम्पल है नीचे, ये मत लिखिएगा, ये पढ़ लीजिए घर पे जाके, नोट्स थोड़े से स्पेस छोड़ के फिर लिख लीजिए। क्या है एग्जाम्पल? 1 5 25 125, पता है 4 एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ अ मंथ इन अ ईयर इज अ फाइनाइट सेट। मंथ में कितने लिखोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दैट्स इट। फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया इज अ फाइनाइट सेट। गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट। कंट्रीज जितनी भी है वो गिनी जा सकती है, फाइनाइट है। नेक्स्ट आपको पता है ये क्या आना है? इनफाइनाइट सेट। लिख लीजिए, लिखिएगा, लिखो इफ
if the elements of a set are infinite in numbers, then the set is called an infinite set. लिख लीजिए. Yes or no? If the element of a set are infinite in number, जो काउंटेबल ना हो, then the set is called an infinite set. अभी कुछ एग्जांपल्स हमने पीछे पढ़े बेटा. फर्स्ट क्या है इनफाइनाइट सेट का? नेचुरल नंबर का सेट. क्या काउंट किए जा सकते हैं नेचुरल नंबर? होल नंबर का सेट काउंट किए जा सकते हैं. नेक्स्ट, इंटीजर का सेट काउंटेबल है. रैशनल नंबर का सेट काउंटेबल है. कितने सारे रैशनल नंबर और रियल नंबर का सेट काउंटेबल है. यस और नो? ठीक. अगले जो टाइप है वो देखते ही पता लग रही है नाम से, सिंगलटन सेट. सिंगल, जो सिंगल हो, एक एलिमेंट हो. ठीक है. फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट. ओके, आ रही है समझ? यानी कि सिंगलटन सेट क्या होते हैं, लिखिएगा. जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो. लिखो डेफिनेशन. अ सेट consisting only one element is called a singleton set. देखिएगा, ठीक है. एक सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. एक सेट है जिसके अंदर x आएंगे. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. लो, कितने एलिमेंट आएंगे अगर इसकी रोस्टर फॉर्म लिखे तो? ये सेट बिल्डर फॉर्म थी. रोस्टर लिखूं तो सिर्फ कितना आएगा? 12. यस और नो? पक्का? एनी डाउट? हो जाएगा. नेक्स्ट, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट. नाम से क्लियर हो रहा है क्या? खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना है. नेचुरल नंबर लेस देन 1 कैसा है? खाली, एम्प्टी सेट. ठीक है, लिखिएगा डेफिनेशन. अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट. अ सेट which contains no element is called an empty set or null set or void set and is denoted by सिंबल. ये अभी लिखता हूं मैं. देखिएगा, डिनोटेड बाय सिंबल फाई यू और बाय यू, करली ब्रैकेट खाली. फाई से भी लिखते हैं. फाई एक सेट की नोटेशन है, जरा ध्यान से देखिएगा. यूं भी लिखते हैं
और एम्प्टी सेट खाली कर्ली ब्रैकेट बना के यूं छोड़ दीजिए, ये भी एक क्या है आपका एम्प्टी सेट। आ गया समझ? एनी डाउट? पक्का? ठीक है। सिंगलटन सेट के अंदर दो नोट है, जरूर लिखिएगा। पहले तो एक एग्जांपल दे दे इसका। लिखो ए, एक्स आएगा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, लेस देन 1, यस और नो? या इसको यूं भी तो लिख सकते हो, एम्प्टी सेट हो गया, या ये भी सेट की नोटेशन है। कई बार कंफ्यूजन होगी, फाई दिया मिलेगा, फाई आपका, आप ये सोचो ये कोई एलिमेंट हो, ये सेट की नोटेशन है, ये एक वॉइड एम्प्टी या नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो नोट है, बहुत ही प्यारे, लिखिए जी। वही चीज बता रहा हूं, नोट वही है, नोट वही है, पहला नोट। दूसरा नोट है वो, दो नोट बता रहा हूं ना, उनमें से एक नोट यही है। अब ये देखिए, द सेट, कई बार बच्चे इसको जीरो लिखा हुआ है, इज नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट कंटेन द एलिमेंट 0। अगर खाली सेट के अंदर 0 हो तो ये मत समझना कि वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है, और वो कौन है? 0। बट अगर सेट के अंदर ये भी हो, द सेट फाई आ गया, ये भी क्या है? इज नॉट ए नल सेट, ठीक है? इट इज अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, चाहे वो खुद सेट क्यों ना हो, लेकिन ये इसके अंदर ये एलिमेंट तो आ गया ना एक, इसको एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। एम्प्टी तो ये है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। समझ आ रही है कहानी? अब आपको डेफिनेशन पता है, नाम सुनते ही आपके खुद आ जाएगी मन दिमाग में कि इक्वल सेट क्या होते हैं। दो सेट इक्वल होंगे, इक्वल होने के लिए सेट में क्या होते हैं? एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट, और एक हर एक एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर अलग अलग हो ना, जैसे एक सेट में 1 2 3 4 है, तो दूसरे सेट में भी 4 ही एलिमेंट होने चाहिए, और वो 1 2 3 4 ही होने चाहिए, तभी तो दोनों को इक्वल। उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 4 3 2 1 लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी किसकी? इक्वल सेट की, जरा लिखिएगा। लिखो, टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। मतलब क्या है, सुनिएगा। कि दो सेट को इक्वल कब कहा जाएगा? जब दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में होंगे, कि ए का हर एलिमेंट बी में होगा और बी का हर एलिमेंट ए में होगा। ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो, तब वो दोनों सेट को इक्वल बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, 3 7 9 7 9 3,
द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, वो आगे पीछे हो सकते हैं इमैटेरियल का मतलब। ये देखिए दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है, दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है। समझ आ गई बात? क्या बोला, क्या बोला? प्लीज प्लीज नीचे, थोड़ी देर नीचे हो जाओ सर प्लीज, एक बार मैं 2 मिनट, एक बार क्लास चल रही है, मैं 2 मिनट में मिलता हूँ, 2-4 मिनट रुकिए, 2-4 मिनट। सभी उधर चले जाओ बेटा, 2 मिनट में मिलता हूँ सर आपसे, 2-4 मिनट, वहां चले जाओ। छोटे बच्चे ना, छोटे नहीं मानते किसी की, 8th वाले तो बिल्कुल ही नहीं मानते। ठीक, नेक्स्ट, क्या ये दोनों इक्वल है? 3, 9, 27, x क्या है? 3 की पावर n के बराबर, और n नेचुरल नंबर है, नेचुरल 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 करेंगे कितना आएगा, 3 करोगे कितना आएगा? यस और नो? सेम है? क्लियर? पक्का? ओके, तो इक्वल सेट के बारे में पता लग गया। सेकंड लास्ट, कार्डिनल नंबर बोल दीजिए, या ऑर्डर भी बोल देते हैं सेट का, मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट है वो उसका क्या होता है, कार्डिनल नंबर। लिखिएगा, लिखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए नोन एज, लिखो, कार्डिनल नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड द नंबर ऑफ एन, ये द नंबर ऑफ इन अ फाइनाइट इनफाइनाइट इन अ फाइनाइट सेट ए नोन एज कार्डिनल नंबर। ठीक है, यस और नो? ठीक है, जैसे एक सेट है जिसमें बेटा 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ए कितना है, 5। ठीक है, उसका कार्डिनल नंबर यूं लिखा जाता है, ए बी एफ जी, कार्डिनल नंबर कितना है, 5। यस और नो? पक्का? ठीक है बच्चों, इसके आगे हम कल करेंगे। आज मैं आपको ये पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, नया ग्रुप मैं बना लूंगा, आप बच्चों को मैं कर ही लूंगा ऐड। आपका वो पुराने वाले नंबर का ऐड करना है, पक्का? ओंकार एक बार अपना नंबर जो ऐड करना है ना, प्लीज वो एक उस पे लिख दीजिए, ये क्या चीज, एक बार एक पेज दीजिए, जो नंबर ऐड करना है वो लिख दो बेटा, फटाफट इस पे लिख दो फटाफट अपने नंबर जो ऐड करने, क्योंकि 2-2 3-3 ऐड है तुम्हारी सबके।